हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज देखिए आप लोग के बीच हम लेके आए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि आप लोग का होने वाला है एग्जाम 29 जुलाई का जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आप लोग को जो टाइम मिला है इसमें हम आप लोग के बीच जो कि मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे 5 ईयर्स का। ठीक है, तो अगर आप लोग ये 5 ईयर्स का मॉडल पेपर को अगर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो आप लोग का कंफर्म है कि गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम आप लोग को रेगुलर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का। ठीक है, तीनों आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, डेली आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 2019। ठीक है, 2020 का आप लोग को हम डाल दिए हैं, तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2019 का है। तो हम इस वीडियो में आप लोग को फिजिक्स का 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का पैटर्न में जो रहता है फिजिक्स 30 और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन रहता है और मैथ का 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोग को फिजिक्स का 30 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते। देखिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा के धरातल से हम लोग आकाश का देखेंगे तो कैसा रंग दिखाई देगा? ठीक है, लाल दिखाई देगा या नीला या श्वेत या काला, कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा के धरातल से हम लोग देखेंगे तो आकाश का रंग दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखिए, तो प्रतिबिंब का आकृति क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकृति क्या होगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए फोकस दूरी दिया गया है, एफ दिया गया है कितना, -15 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर का दूरी, डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वस्तु क्या रखी है, ऑब्जेक्ट की जो 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोग देखिए एफ और यू दिया गया, तो आप लोग जानते होंगे दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे देखिए एफ और आप लोग यू का वैल्यू रखेंगे तो आप लोग का 1/v का वैल्यू आ जाएगा, आप लोग का भी का वैल्यू आ जाएगा और -60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, -60 सेंटीमीटर आएगा अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हैं तो। और हम लोग जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। यहाँ पे देखिए क्या निकालना हम लोग, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार बाई ऑब्जेक्ट का वस्तु का आकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी का वैल्यू निकल गया, आप लोग यहाँ निकाले -60 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू आप लोग को पता है -20 सेंटीमीटर, और आप लोग को ऑब्जेक्ट पता है। ठीक है, आप लोग इसको पुटअप कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एल इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -15 सेंटीमीटर है तो ऑफकोर्स वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जो प्रतिबिंब का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर तब क्या होगा? बताइए, अगर ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर तब क्या हो जाएगा? जो आप लोग जानते होंगे V इक्वल टू आई आर होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I के। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका करेक्ट होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का है, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल है और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस की अवतल है, इसका संयोजन फोकस कितनी होगी? इसका जो संयोजन फोकस कितना हो जाएगा, तो देखिए दो गो फोकस दूरी दिया गया, f1 हम मान लेते हैं उत्तल दर्पण का, तो कितना है ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और f2 हम लोग मान लेते हैं किसका, अवतल का, तो अवतल का हम लोग -25 सेंटीमीटर। ठीक है, -25 सेंटीमीटर, तो दोनों का संयोजन बोला है, तो 1 इक्वल टू f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा फोकस दूरी, अगर आप लोग f1 f2 को पुटअप करिएगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 100 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग का जो फॉर्मूला लगता है वो बताते हैं, गिवन डाटा बताते हैं, आप लोग बस उसको पुटअप करके आप लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए 100 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या है? एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को हम लोग नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करने वाला यंत्र को हम लोग कौन सा प्रयोग में लाते हैं, कौन सा यंत्र को? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। धारा नियंत्रक को हम लोग
उपयोग करते हैं वहां पे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा नियंत्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से मतलब अच्छा से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उससे क्या हुआ है बताइए। अगर एक व्यक्ति समाचार पत्र को पढ़ने के लिए अच्छा से वो आंख से दूर रख के पढ़ता है तो उससे क्या हुआ है, तो उससे क्या होता है, जब वो आंखों से दूर रख के पढ़ता है तो उसको क्या होता है, तो उसको जो हो जाता है दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष जो होता है तो वो दूर पे रखने पे उसको अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, और नजदीक रख के उसको दिखाई देता है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो दूर रख के अगर पढ़ने अच्छा से पढ़ रहा है रखकर तो उसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। देखिए 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो बताइए, तो 400 ओम के प्रतिरोधकता आवश्यकता होगी कितने एम्पियर को धारा वहन करने के लिए। तो चलिए इसका हम आप लोग को सोल्यूशन बता देते हैं। तो देखिए आप लोग का यहाँ से आई दिया गया है 5 एम्पियर, यहाँ पे देखिए वोल्ट भी दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्या जानते हैं, ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे R इक्वल टू V बाई आई। तो देखिए V का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 200 और I का वैल्यू 5, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ओम। 40 ओम R का वैल्यू निकल गया, R का वैल्यू हम लोग को 40 ओम निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू भी हम लोग के पास 40 ओम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि 400 ओम प्रतिरोध के लिए कितने आवश्यकता होगी, कितना एम्पीयर आवश्यकता होगी। तो हम लोग देखिए 1 इक्वल टू R इक्वल टू 1 400 प्लस 1 बाई 400, ये n बार तक हो जाएगा। ठीक है, n बार तक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई R इक्वल टू n बाई 400। तो हम लोग देखिए R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 40। ठीक है, 40, इसको हम लोग देखिए इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में इसको कट करेंगे तो कितना n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो n इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। ठीक है, 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू हम लोग को होता है 10 टू द पावर 3 वाट। ठीक है, 10 टू द पावर 3 वाट होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट बराबर। ठीक है, भाई क्या दिया हुआ है, एक विद्युत हीटर के 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। इसमें देखिए पूछा गया प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। तो देखिए 1 किलोवाट इक्वल टू हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर 3, यहाँ पे बोला प्रति घंटा मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो देखिए 1 किलोवाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आवर में दिया गया तो 60 मिनट 60 सेकेंड, इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। वस्तु कहाँ रखेंगे हम, अब अगर अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु को हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्ता केंद्र पर रखेंगे या वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे या मुख्य फोकस पे रखेंगे या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो देखिए हम लोग एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को रखेंगे, वो रखेंगे हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, प्रतारिका द्वारा होती है या श्वेत पटल या दृष्टि पटल या आँख की पुतली, किसके द्वारा होती है बताइए आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मानव नेत्र जो कि 10 में आप लोग का पढ़ने का है ये चैप्टर, उसी से ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो होती है परितारिका द्वारा होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, परितारिका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कितना पवन गति का प्रयोग करता है। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र
जो होता है वो पवन गति को विद्युत भली भांति प्राप्त करने के लिए वो कितना न्यूनतम उसको आवश्यकता होता है पवन गति का, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर आवश्यकता होता है। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा जो पवन विद्युत जनित होता है। ठीक है, तो इसको कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर पवन गति चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं तो 1500 कूलाम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा क्या होगा। देखिए एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलाम के आवेश निकलते भी हैं तो विद्युत धारा क्या होगा। इसका विद्युत धारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है Q इक्वल टू दिया हुआ है 1500 कूलाम, 1500 कूलाम Q इक्वल टू दिया गया है और T टाइम दिया हुआ है कितना 5 मिनट। 5 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड। तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं कि धारा I इक्वल टू Q बाई टी होता है, Q बाई टी। तो Q का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 1500 और टाइम कितना है 300 सेकंड। इसको हम लोग जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर हम लोग धारा का डिनोट करते हैं एम्पियर से, इसलिए इसका I इक्वल टू कितना 5 एम्पियर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आवर्धन m इक्वल टू प्लस 1.5 है तो कैसा वो प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा बराबर होगा, या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार और वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा होगा, या वस्तु का आकार जो होगा प्रतिबिंब का आकार आभासी प्रतिबिंब का आकार से बड़ा होगा, या वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के दोगुना होगा। क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार और वास्तविक प्रतिबिंब के आकार से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आवर्धन क्षमता प्लस में 1.5 तो इसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार और वास्तविक प्रतिबिंब से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु से जल का अपर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपर्तनांक कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया वायु से, ठीक है, इसका वायु से अपर्तनांक वाटर में कितना है 4/3। तो ये क्या पूछा है कि वाटर से जल से वायु का, वाटर से एयर का कितना हो जाएगा अपना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 3/4 हो जाएगा जब जल से वायु में जाएगा तो इसका अपर्तनांक, इसलिए राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायमीटर बताई गई तो उसका फोकस दूरी क्या होगा और उसका जो कौन सा लेंस होगा। ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ मतलब जो नेत्र के डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा जो लेंस का शक्ति बताया गया कि 2.5D आपका जो चश्मा में लगेगा वो लेंस लगेगा। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होगा और उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो चलिए इसको हम आप लोग को बताते हैं वो कौन सा लेंस होता है। देखिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया पावर, लेंस का जो शक्ति दिया हुआ पावर प्लस 2.5 डायोप्टर, ठीक है, दिया गया। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी इक्वल टू 1/p होता है, तो 1/p कितना है 2.5 और मीटर में है तो इंटू 100 से सेंटीमीटर में कर देंगे तो 25 चौका, देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा, दशमलव हटेगा तो 1 0 पर। ठीक है, यहाँ से देखिए 1000 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी कितना आ जाएगा वो 40 सेंटीमीटर आप लोग को फोकस दूरी आ जाएगा। ठीक है, अगर फोकस दूरी देखिए लेंस की शक्ति अगर धनात्मक आता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी हम लोग का क्या है धनात्मक यहाँ 40 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर पॉजिटिव में आता है तो उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए परपथ आरेख में, मतलब जो दिया गया है ये परपथ में, इसमें वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, देखिए आप लोग को दिया गया रेजिस्टेंस 2 4 6 और वोल्ट मीटर 10 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें जो दर्शाया गया तो पूछ रहा है वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या कितने होगा, कितना वोल्ट जो दर्शाया गया संख्या होगा। ठीक है, तो इसका चलिए हम आप लोग को बताते हैं। पहले देखिए आप लोग को जो सीरीज में दिया गया है इसको हम लोग पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो R इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 2 ओम 4 ओम प्लस 6 ओम, तो कितना हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, 12 ओम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग V इक्वल टू आर, आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आर। यहाँ पे देखिए वोल्ट जो कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। यहाँ पे देखिए कितना है R इक्वल टू हम लोग अभी कैलकुलेट किए 12। ठीक है, तो 10/12 एम्पियर हो गया आई, धारा निकल गया हम लोग। तो क्या यहाँ पे बोला गया है वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या। ठीक है, दर्शाई गई संख्या कितना हो जाएगा, तो हम लोग वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का मध्य विभवांतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 10 × 12 × 6। ठीक है, तो 6 × 12 तो देखिए 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
तो जो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5 वोल्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विद्युत फ्यूज जो आधारित है वो आधारित है एक विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज जो आधारित है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे जो आधारित रहता है वो विद्युत फ्यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तार जिसकी लंबाई और त्रिज्या अनुपात 3:4 और 3:2 है, वह 6 वोल्ट के बैटरी के समांतर में जुड़े हैं, तो विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दो गो रेशियो दिया है जिसका लंबाई और त्रिज्या का अनुपात है और 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसका जो विद्युत धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका आई क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका भी हम लोग आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई दिया गया है L1:L2 का जो दिया गया है वो 3:4 है, और जो R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से निकालेंगे R1 कैपिटल R1 R2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं यहाँ से रो L1 बाई पाई R1 के स्क्वायर बाई रो L2 पाई R2 के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, तो क्या यहाँ से निकला, तो यहाँ से क्या निकला हम लोग को, तो यहाँ से देखिए निकल गया हम लोग को L1/L2 रेशियो R2/R1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आप लोग वैल्यू को पुट कीजिएगा, L1L2 R1 R2 का और मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा R1 और R2 का, R1 और R2 का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा वो आप लोग का आएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आएगा। अगर आप लोग इसको फिर श्रेणी क्रम में ये जो क्या है 6 वोल्ट के बैटरी समांतर क्रम में आप लोग जोड़िएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर की इनपुट प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर की इनपुट प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा हम लोग दर्पण का यूज करते हैं, तो हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण को एक शक्तिशाली समांतर की इनपुट प्राप्त करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। बताइए, सदैव मतलब हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग में हम लोग लाते हैं, समतल दर्पण का, या उत्तल, या अवतल, या समतल और उत्तल दोनों, किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग इसका जो करते हैं समतल और उत्तल दोनों का उपयोग करते हैं हम लोग हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। बताइए किस पे निर्भर करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा किस पे निर्भर करती है, तो निर्भर करती है वो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ वो क्षेत्र की दिशा पे भी निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ वो विद्युत क्षेत्र की दिशा पे भी निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। ठीक है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। क्यों क्यों कम मुड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, देखिए सभी तरंगदैर्घ्य समान होता है, यह तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी का ज्यादा लाल का कम होता है, या लाल का ज्यादा होता है बैगनी का कम होता है, या मुड़ना तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का कम होता है। ठीक है, इसलिए बैगनी रंग ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो ज्यादा होता है, बैगनी का कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? जल में आंशिक जल, जब हम लोग कोई भी एक गिलास में पानी रख के उसमें हम लोग पेंसिल को रखेंगे तो देखिएगा तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए अपर्तनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, तो किसका अपर्तनांक जो कि सबसे कम है और किसका अपर्तनांक सबसे ज्यादा है? तो आप लोग को पता होगा हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हीरा देखिए चारों ऑप्शन में, हीरा आपको चारों ऑप्शन में है। और देखिए नेक्स्ट जो है क्या है, देखिए कांच है दो गो में और एक जल है, केरोसिन है, तो किसका फिर सबसे हीरा से कम होता है? तो हीरा से फिर कम हो जाता है किसका? वो जल, केरोसिन, ये सब का कम होता है, लेकिन कांच का भी कम ही होता है। ठीक है, हीरा से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर देखिए ये हो जाएगा, हीरा का होता है, उसके बाद फिर कांच का, केरोसिन का, फिर जल का। जल का जो होता है सबसे कम अपवर्तनांक होता है, फिर केरोसिन का होता है, फिर कांच का, हीरा का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल, केरोसिन, कांच और हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो 1/f से प्रत्येक समानुपाती होती है। ठीक है, 1/f के समानुपाती होती है, P = 1/f होता है ना, तो देखिए समानुपाती होती है 1/f के। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दुगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दुगुना हम लोग कर देंगे तो उसके शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो उसके शक्ति में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकाश गंगा की दूरी का कोटि मान 10⁻25 मीटर है। ठीक है, 10⁻25 मीटर है। यदि उसकी दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटि मान क्या होगा? लिए गए समय का कोटि मान क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस दिया गया। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया 10⁻25। ठीक है, डिस्टेंस दिया गया है 10⁻25 और यहाँ पे देखिए चाल, स्पीड जो दिया गया है वो स्पीड भी आप लोग को दिया गया है, वो जो प्रकाश की चाल दिया गया है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है? 10⁻25। देखिए 10⁻25 और यहाँ पे देखिए चाल दिया गया 3 × 10⁸। इसको हम लोग जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.3 × 10⁻16। ठीक है, 3.3 × 10⁻16। ठीक है, तो 3.3 हम लोग जानते हैं कि 3√10 = 3.16 होता है। देखिए 3.16 होता है, तो 3.16 से देखिए 3.33 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 10⁻1 तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3.311 को 10⁻1, यहाँ पे फिर देखिए फिर इंटू यहाँ पे देखिए 10⁻16 था, इसको हम लोग देखिए घात जो होता है वो जुड़ता है। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो देखिए इसका कोटि मान कितना निकल गया है? 10⁻17। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 10⁻17 दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻17, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर कैलिपर से मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रम से 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई, तो मीटर पैमाने का अल्पमतनांक जो है 1 मिलीमीटर है। दोनों नापों में किसमें अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? तो अगर इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर वो आ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली नाप को। ठीक है, पहली नाप जो होगा वो परिशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिणाम के दो सदिशों का परिणाम इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों का मध्य कोण क्या हो जाएगा? तो देखिए दो समान परिणाम के दो सदिशों का परिणाम जो है वो समान है। ठीक है, मतलब आप लोग इसको पाइथागोरस फार्मूला पे लगाइएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो 120 डिग्री निकल के आएगा आपको। ठीक है, 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है, या वह बंद परिपथ बनाती है, वह जो जब दो चुंबक रखी जाती है तो वह प्रतिच्छेद करती है, या वह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रहती है? क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, वह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का गुणधर्म है। वह बंद परिपथ में बनाती है, ये भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुणधर्म है। लेकिन देखिए, जो जब दो चुंबक रखी जाती है तो वह प्रतिच्छेद करती है, ये देखिए ये बिल्कुल गलत है, तो प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है, इसलिए इसका रॉन्ग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जब दो चुंबक रखी जाती है तो वो प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। तो देखिए आप लोग को 30 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का कराया गया, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखें, तभी आप लोग को क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री का कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आप लोग को अपलोड हो आप लोग को पास तुरंत मिल जाए और आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है डियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।